तो मेरा आधार ये आपके सामने है स्क्रीन पर। मैंने एमपीपीएससी मेंस अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वो भी बिना कोचिंग और किसी गाइडेंस के। इसका प्रमाण आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज हम लोग एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग पर चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस आधार पर कह रही हूँ, तो मेरा आधार ये आपके सामने है स्क्रीन पर। मैंने एमपीपीएससी मेंस अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वो भी बिना कोचिंग और किसी गाइडेंस के। इसका प्रमाण आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी आधार पे जो है तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। कहते हैं ना कि सिपाही की पहचान मैदान में और विद्यार्थी की पहचान कॉपी में। तो चलिए आगे हम अब इसमें चर्चा करते हैं। तो जो हमारा पहला सेगमेंट है वो यही है कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी में आंसर राइटिंग करना, पर ये नहीं जानते कि क्यों जरूरी है। तो वही है कि आपके पास धनुष और बाण है, लेकिन आप निशाना लगाना नहीं जानते, तो धनुष और बाण किस काम का। ठीक वैसे ही अगर आपके पास नोट्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप जब मेंस देने जा रहे हैं तो आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से जो इवेल्युएटर होगा उनको कहाँ से पता चलेगा कि आपके पास इतना सारा ज्ञान है। तो आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को आपको कॉपी में लेके आना है, और वो किससे होगा, वो आंसर राइटिंग से होगा। और मेंस की कॉपी एक राय नहीं, एक प्रेजेंटेशन होता है। मतलब उसमें आपको सिर्फ अपनी राय नहीं, बल्कि एक आप पूरा देखा जाता है कि आप किसी भी उत्तर को, किसी भी आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और जितना किसी भी पेपर में या जीएस का जो पेपर होता है उसमें जितना कंटेंट जरूरी होता है, कंटेंट तो आपका एकदम सटीक और अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ में ये भी जरूरी होता है कि आप उसे कैसे लिखते हैं। तो ये दोनों बातें बहुत जरूरी होती है, और जब एक अच्छा कंटेंट और अच्छा प्रेजेंटेशन दोनों मिलते हैं तब जाके किसी भी एस्पिरेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं, उसे हाई मार्क्स मिलते हैं। तो अब हमने देखा कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। अब आंसर राइटिंग हमने जान लिया कि क्यों जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि एमपीपीएससी जो मेंस है उसका क्या आइडियल आंसर फॉर्मेट है। तो एमपीपीएससी में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे अब 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको 2-3 लाइन में आंसर देना है, तो उसमें ये रहता है कि आपको एकदम टू द पॉइंट बातें लिखनी होती हैं, और जो भी चीजें आप जानते हैं उस क्वेश्चन के बारे में आप जरूर लिखिए। परंतु हाँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा सा नॉर्मल है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजों को ही लिखिए जो थोड़ी यूनिक हो और जो कम बच्चे लिखे। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि सावित्रीबाई फुले के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, और सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लिखे तो उनकी शादी ज्योतिबा फुले से, ये सब अगर आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ये कोई इतना जरूरी नहीं। लेकिन आप अगर लिख रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जो बुक पब्लिश की, जैसे गो गेट एजुकेशन, पर निर्भर शूद्र, और वो इंडिया की पहली फीमेल टीचर हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप लिखेंगे तो ये जो चेकर होता है, जो इवेल्युएटर हैं, उनके मन में आपका एक यूनिक इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस हाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए और मतलब उसमें यूनिक चीजें लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अब 7 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मतलब मोस्टली ये देखा जाता है कि उसमें 3 पार्ट में जो आंसर होता है वो डिवाइड होता है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी जिसमें हम मेन बातें और मेन पॉइंट्स लिखते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा, और लास्ट में एक लाइन का या 2 लाइन का कंक्लूजन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब क्वेश्चन पूछा गया जलवायु परिवर्तन के बारे में। अब जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछा है तो उसमें आप इंट्रो दे सकते हैं 1 लाइन। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें सिर्फ 1 लाइन का ही इंट्रो दीजिए कि जैसे जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। अब उसके बाद आप बॉडी पे आ जाइए, उसके मेन पार्ट में जहाँ पे आप उसका हल लिख रहे हैं या कोई भी चीजें उससे रिलेटेड लिख रहे हैं, और कोशिश ये कीजिए कि जब आप उसका मेन पार्ट या बॉडी लिख रहे हैं तो उसको पॉइंट में लिखें, जिससे कि जो चेकर है वो इजीली जो है तो वो पॉइंट्स को पढ़ सके और उस बेसिस पे आपको इवेल्युएट कर सके। कीवर्ड्स का प्रयोग कीजिए और कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है एमपीपीएससी में, क्योंकि वो आपके कंटेंट को एक अच्छे रूप से प्रेजेंट करता है, जिससे कि जो चेकर होते हैं उनके मन में अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर तीसरा होता है कंक्लूजन, लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 1 लाइन का कंक्लूजन लिखिए, और 10 नंबर के क्वेश्चन है तो आप मैक्सिमम 2 या 2.5 लाइन का कंक्लूजन लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। कई लोग क्या करते हैं कि 7 नंबर वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन ही नहीं लिखते हैं। अरे भाई, जब आप इंट्रो लिख रहे हो, बॉडी लिख रहे हो, तो कंक्लूजन भी लिखो, वरना वो क्या हो जाता है, आंसर आधा अधूरा हो जाता है और वहीं पे आपके नंबर कट जाते हैं। फिर आप सोचते हो अरे हमने तो सब कुछ लिखा था, हमारे नंबर क्यों कट गए। तो नंबर इसीलिए कटते हैं क्योंकि आपने उस आंसर को खत्म ही नहीं किया, फिनिश ही नहीं किया। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिख रहे हो तो आप
आपका जो आंसर है वो फिनिश ही नहीं हुआ है। और हमेशा कंक्लूजन को पॉजिटिव और विजनरी, मतलब कि पॉजिटिव सोच के साथ लिखिए। क्वेश्चन चाहे भले जैसा भी पूछा हो, लेकिन जो उसका कंक्लूजन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमेशा आंसर को पॉजिटिव और विजनरी स्टेटमेंट से ही समाप्त करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जलवायु परिवर्तन वाले के लिए, जिसका मैंने अभी इंट्रो बताया, उसी का कंक्लूजन का भी एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यदि शासन और समाज मिलकर प्रयास करें तो यह चुनौती अवसर में बदली जा सकती है। अब देखिए कितने पॉजिटिव तरीके से लिखा हुआ ये कंक्लूजन है, इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। ऐसे ही आपको सकारात्मक सोच के साथ ही हमेशा कंक्लूजन लिखना है। और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आंसर की पहचान होती है। तो आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कभी भी आंसर बिना इंट्रो के शुरू मत कीजिए और बिना कंक्लूजन के खत्म मत कीजिए। चाहे 7 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, आप दोनों में जो है तो कंक्लूजन लिखिए। और उसके अलावा जब आप आंसर लिखें तो उसमें आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब जो भाषा है, उसका प्रयोग बहुत ही, मतलब जो परिष्कृत भाषा होती है उसका प्रयोग कीजिए। और जो हम डेली लैंग्वेज, मतलब डेली कन्वर्सेशन में जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसको अवॉइड कीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे होते हैं कि 3 घंटे का पेपर होता है और उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है 3 घंटे में। तो उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज लीजिए। कोई भी कोचिंग के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज लीजिए और रोज, मतलब वो खुद ही देते हैं, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस देते हैं आपको, आप उन क्वेश्चंस को लिखिए। और अगर आप अभी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, शुरू में हैं, आप अपने से ही कोई भी क्वेश्चन लीजिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और टाइम लिमिट बनाइए कि जैसे आप देखिए, जैसे पार्ट ए है, हिस्ट्री का पार्ट ए है, उसको आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। तो आप स्टॉप वॉच लगाइए, टाइमर लगाइए कि वो हमेशा जो है तो आपका 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। और रोज कोशिश कीजिए कि आपके पास चाहे कितना भी कम समय हो, परंतु आप उसको लिखिए जरूर। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आप लोग सुने भी होंगे। दो लकड़हारे रहते हैं, उनको जो है तो काम दिया जाता है पेड़ काटने का। तो एक जो लकड़ी काटने वाला रहता है क्या करता है, बार बार पेड़ पे कुल्हाड़ी मारता है, और एक वहीं क्या करता है, 4 घंटे तक अपनी कुल्हाड़ी जो है उसको धार देता है। फिर वो जब उसकी कुल्हाड़ी में धार आ जाता है तो क्या करता है, जब पेड़ काटता है उसका पेड़ बहुत जल्दी कट जाता है। और जो बार बार बिना अपनी कुल्हाड़ी को धार दिए जो है तो बिना शार्प किए उसको जो है तो पेड़ काट रहा था, उसका पेड़ नहीं कटता जल्दी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो आंसर राइटिंग है, हम जितने बार उसको आंसर राइटिंग को अपने लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारी स्किल रिफाइंड होती जाएगी। उतना ही ज़्यादा हमारा आउटकम कहाँ दिखेगा, एग्जाम हॉल में। क्योंकि जो एग्जाम हॉल होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी हम टेंशन में रहते हैं, नर्वसनेस रहती है हमारे अंदर। इसलिए आप जो है तो रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए अपने अकॉर्डिंग। हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है तो 3 घंटे के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखें। इससे क्या होगा, इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। सेगमेंट 4, कॉमन मिस्टेक्स। पूरे आंसर में आपको इंट्रोडक्शन से पूरा आंसर आपको नहीं भरना है। ये नहीं कि आपने जो है तो 7 नंबर का क्वेश्चन है और आपने उसमें वैसे भी आधे पेज में आपको 7 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। ये नहीं कि आप उसमें क्या किया कि 3-4 लाइन का इंट्रो रख दिए और बाकी आंसर के लिए जगह ही नहीं है। आपको आपको जितना पेज मिला गया, जितनी जगह मिली गई है, आपको उसको बहुत ही केयरफुली डिवाइड करना है कि 7 नंबर में है तो 1 नंबर का ही इंट्रो होना चाहिए, 1 लाइन का। 1 लाइन से ज्यादा आपका इंट्रो अगर है तो वो आपके नंबर निश्चित तौर पे कम होंगे उससे। और अगर 10 नंबर का है तो 1 या 2 लाइन का इंट्रो होना चाहिए, इससे ज्यादा का इंट्रोडक्शन होना ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिर उसके बाद आता है कि कई लोग क्या करते हैं, बिना हेडिंग के पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं। अरे भाई, कहानी थोड़ी लिखनी है उसमें, न चेकर के पास इतना टाइम है कि वो एक कहानी आपकी पढ़ेगा। यहीं पे बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब हम स्कूल में तो है नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमको वहां पे क्या करना है, वो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका हम जो भी बेस्ट से बेस्ट आंसर दे सकते हैं, हमको वो लिखना है वहां पास। तो वो हमको हेडिंग में और फ्लो चार्ट का यूज करके हेडिंग में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जिससे कि आसानी से वो दिख सके और आसानी से पढ़ा जा सके। तो पैराग्राफ को तो अवॉइड ही कीजिए आप। पैराग्राफ का यूज जो है तो आप सिर्फ पेपर 6 में कीजिए, उसके अलावा पैराग्राफ का यूज मत कीजिए। फिर उसके बाद
कई लोग क्या होते हैं कि आंसर तो लिखे, सब लिखे, लेकिन कहीं पे भी ना मैप का यूज़ करते हैं, ना फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, ना ही डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो निश्चित ही नहीं निकलना। डायग्राम और फ्लो चार्ट का जो यूज नहीं कर रहे हैं, उनको वैसे भी जब वो किसी भी कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज देते होंगे, उनके नंबर वहां भी कम आते होंगे, क्योंकि उनका जो कॉपी है वो प्रेजेंटेबल ही नहीं दिखती होगी। इसलिए हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, और सीधे किताब की भाषा लिखने से बचिए। हमेशा क्या कीजिए कि आप पढ़ेंगे तो किताब से ही, लेकिन उसको आप अपने भाषा में बदलिए। अपने भाषा में बदलने का मतलब है कि उसको और अच्छे तरीके से आप बनाइए। सीधे ये ना लगे कि मतलब ये ना दिखे कि आप रट्टू तोता है, आपने रटा और वही लिख दिया। इस तरीके से नहीं लिखना है, उसको आप अपने हिसाब से फ्रेम कीजिए, उसमें और अच्छे वर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं तो कीजिए, और उसको और अच्छे तरीके से लिखिए। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। कुछ टिप्स हैं जो कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस में आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनका विश्लेषण कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के टॉपिक में। उसके बाद जो है तो मॉडल आंसर्स देखना शुरू करें। कई सारे मॉडल आंसर्स आते हैं, कई बुक्स भी आती हैं जिसमें मॉडल आंसर्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। कई कोचिंग वाले भी प्रोवाइड कराते हैं मॉडल आंसर, आप उनसे मॉडल आंसर देखिए कि किस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है जिससे अच्छे नंबर आएंगे। फिर उसके बाद जो आपका आंसर है उसमें संविधान हो गई, रिपोर्ट्स, योजनाएं हो गई, इन सब का मेंशन कीजिए। और पेपर में, मेंस के पेपर में जो करंट होता है, करंट अफेयर्स का, और जो स्टैटिक्स होते हैं, डाटा होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उनकी, और उनसे आपके नंबर जो है तो हमेशा बढ़ते हैं। उससे ये पता चलता है, चेकर को लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी भी जो है तो मतलब अभी जो क्या चल रहा है उसके बारे में वेल टू अपडेट हैं। तो ये सब चीज़ों से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आप ये सब जरूर कीजिए, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक डाटा हो गया, ये सब अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए। इससे निश्चित ही तौर पर जो है तो आपका सिलेक्शन होगा। आप लोग जिनको भी आंसर राइटिंग में दिक्कत है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो लोग स्क्रीन में जो है तो नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आंसर लिखकर भेज सकते हैं, और उसमें जो भी मुझे समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है मैं आपको शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों को अपने अनुभव की कहानी बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, और जो मैंने गलतियां नहीं की हैं या की हैं और फिर मैंने उनको सुधारा है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ों का मतलब चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करते रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।